मैं सज्जन कुमार, एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। आज हम कक्षा 11वीं के अर्थशास्त्र में सहसंबंध गुणांक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सहसंबंध गुणांक की प्रकीर्ण विधि का प्रयोग कर लिया था। आज हमारा विषय रहेगा कार्ल पीयरसन के सहसंबंध गुणांक। कार्ल पीयरसन का सहसंबंध गुणांक। कार्ल पीयरसन के सहसंबंध गुणांक का अध्ययन क्यों करते हैं? सहसंबंध की विधियों में इससे पहले हम प्रकीर्ण विधि का प्रयोग कर चुके हैं। सहसंबंध की प्रकीर्ण विधि के द्वारा केवल सहसंबंध की दिशा का अनुमान लगाया जा सकता है, परंतु सहसंबंध की मात्रा का ज्ञान नहीं हो पाता। इसका ज्ञान यानी कि मात्रा का ज्ञान जो है वो हम कार्ल पीयरसन के सहसंबंध गुणांक के द्वारा लगाते हैं। इसलिए कार्ल पीयरसन के सहसंबंध गुणांक का हम अध्ययन करते हैं। सहसंबंध को ज्ञात करने की यह एक आंकिक विधि है, यानी कि इसे हम अंकों का प्रयोग करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि प्रकीर्ण विधि के द्वारा केवल दिशा का अनुमान लगाया जाता है। कार्ल पीयरसन के सूत्र को सहसंबंध गुणांक में हम छोटे r द्वारा प्रकट करते हैं। जो फार्मूला हमें दिया गया है, यहाँ पर सहसंबंध गुणांक छोटे r के चिन्ह द्वारा प्रकट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुमेशन एक्स वाई, यहाँ पर n, सिग्मा x और सिग्मा y, यानी कि इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। परंतु इस सूत्र का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब श्रेणियों में जिनकी मदों के अंतर को वास्तविक औसत के आधार पर निकालना संभव हो, यानी कि कोई भी दो श्रेणियां, कोई भी दो मूल्य, कोई भी दो वर्ग जिनके द्वारा हम वास्तविक औसत निकाल लें, वास्तविक औसत से हम विचलन निकालते हैं या मदों से अंतर करते हैं, उसी के आधार पर यदि हम सहसंबंध निकालना चाहें तभी हम केवल इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस सूत्र को प्रयोग करने में इस सूत्र का प्रयोग तब नहीं किया जा सकता यदि कल्पित माध्य के आधार पर हम मद अंतर या विचलन लेते हैं, तो यह सूत्र हम लागू नहीं कर सकते। इस सूत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। सूत्र के आधार पर तीन स्थितियां हो सकती है। निकाले गए सहसंबंध गुणांक का मूल्य +1 या -1 के मध्य कहीं पर भी स्थित होगा। यदि r +1 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि जो दो श्रेणियां हैं, दो वर्ग हैं, उनमें पूर्ण धनात्मक संबंध पाया जाता है। इसी तरीके से r अगर बराबर है -1 के, तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह पूर्ण ऋणात्मक संबंध को प्रकट करता है। और इसी तरीके से यदि r 0 है तो इसका मतलब होगा कि दो श्रृंखलाओं में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। पूर्ण धनात्मक का अर्थ यह हुआ कि जिस समान औसत से x की वैल्यू बढ़ रही है, दूसरे वर्ग की भी वैल्यू यानी कि y की वैल्यू भी उसी अनुपात में बढ़ रही है। और पूर्ण ऋणात्मक संबंध का अर्थ यह हो गया कि दो वर्ग जैसे x और y हैं, उनमें से x की वैल्यू बढ़ रही है समान अनुपात में और y की जो वैल्यू है वो समान अनुपात में कम हो रही है। r का 0 यानी कि यदि x और y जो है इनमें किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ r जो है वो 0 होगा। कार्ल पीयरसन के सूत्र का हम एक संशोधित रूप भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि केवल वास्तविक औसत से हम सहसंबंध का अनुमान नहीं लगा सकते। हमें कल्पित माध्य का प्रयोग करते हुए भी
सहसंबंध का अनुमान लगाना होता है। इसलिए एक नए फार्मूले का प्रयोग भी हम इस रूप में कर सकते हैं, सुमेशन एक्स वाई, और जिसको हम भाग दे देते हैं अंडर रूट सुमेशन एक्स स्क्वेयर सुमेशन वाई स्क्वेयर। यहां पर यह बताया गया है कि x क्या है। x जो है वो x मद जो है उसका और x बार यानी कि जो वास्तविक औसत निकाला गया है उसका अंतर है, और x स्क्वेयर का मतलब हो गया कि ये इस x की वैल्यू को हम वर्ग में बदल देंगे। इसी तरीके से y जो है वो y माइनस वाई बार है, यानी कि y वर्ग की जो भी वैल्यूज हैं उनका प्रयोग करते हुए सबसे पहले हमने y बार निकाला, यानी कि समांतर माध्य निकाला। फिर उस समांतर माध्य को प्रत्येक y श्रृंखला के मध्य में से घटाते गए, यानी कि विचलन निकालते गए। इस फार्मूले को हम इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर एक तालिका आपको दी गई है जिसमें x की वैल्यू 2, 3, 4, 5 और इस तरीके से 8 तक दी गई है। इसी तरीके से y की वैल्यू 4, फिर उसके बाद 7, 8, 9, 10, 14 और 18। अब आप यहां देखेंगे सबसे पहले हम x, यहां पर x की वैल्यू दी गई है 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। हम यहां पर देखेंगे कि ये संख्या कितनी है। ये टोटल n जो है वो 7 है, यानी कि n हमें 7 दी गई है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर x यानी कि सुमेशन जो है वो 35 होगा। हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 35। और अब हम जब है x बार निकालेंगे, x बार का फार्मूला होता है कि सुमेशन x बटा n, ये हमारा फार्मूला होता है समांतर माध्य का। तो समांतर माध्य के लिए यहाँ पर सिग्मा x हमारे पास कितना है, 35 है। अब 35 n कितना है हमारे पास, 7। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे सामने आ जाएगा 5। तो इस तरीके से हमारे पास जो समांतर माध्य है वो आ गया है 5। और इस तरीके से अब हम x निकालेंगे। x जो हम है वो x माइनस एक्स बार होता है, और x बार जो है यानी कि जो औसत है वो 5 है। इसलिए हम इस 2 में से 5 को घटाएंगे तो हमारे सामने वैल्यू आ जाएगी -3। इसी तरीके से 3 में से जब हम 5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -2। इसी तरीके से 4 में जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -1। 5 में से 5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। फिर 6 में से 5 घटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। और इसी तरीके से 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, और 8 में से 5 घटाएंगे तो 3। और इन सबको जब जोड़ देंगे तो इनकी जो सुमेशन x आएगा हमारे पास वो 0 होगा। इसके बाद आप यहां देखेंगे कि फार्मूले में आप देखेंगे कि हमें एक्स स्क्वेयर चाहिए। एक्स स्क्वेयर के लिए हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर हमारे सामने जो x की वैल्यू आई है, यानी कि ये जो आया है -3, -2, ये x है। इसका हम विचलन का वर्ग कर देंगे, यानी कि एक्स स्क्वेयर करेंगे। एक्स स्क्वेयर यानी कि -3 का स्क्वेयर, यानी कि -3 मल्टीप्लाई -3। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि -3 को करेंगे तो हमारे पास प्लस का 9 आ जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ -2 है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। अब हम इन सब को वैल्यू को जोड़ देंगे। जोड़ने पर हमें सामने आएगा सुमेशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा 28। इसी तरीके से हम y के अंदर भी सेम प्रोसेस की प्रक्रिया को अपनाते हुए यहाँ पर y बार समांतर माध्य निकाल लेंगे, और फिर हम यहाँ पर विचलन निकालेंगे, और उसके बाद प्रत्येक विचलन का फिर हम पुनः वर्ग कर देंगे, और इस तरीके से सुमेशन y स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू 130 आ जाएगी, इन सब का जोड़ जो होगा। इसी तरीके से आप देख पाएंगे फार्मूले में देखेंगे तो आप पाएंगे सुमेशन एक्स वाई। यहाँ एक्स वाई का मतलब है x गुणा y। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे एक्स वाई निकालेंगे हम।
x हमारे पास क्या है ये, और y क्या है हमारे पास, y हमारे पास ये है। आप देख पाएंगे कि ये हमारे पास x हो गया और ये होगी हमारे पास y। इनकी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको हम गुणा कर देंगे। तो आप देख पाएंगे कि -3 और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा +18। इसी तरीके से -2 और -3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +6। और इसी तरीके से हम इन प्रत्येक मद की और इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे सामने जो है वैल्यू आ जाएगी 58। सुमेशन एक्स वाई जो है वो हमारे सामने आ जाएगा 58। अब हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हुए, क्योंकि इस फार्मूले में जो कुछ दिया गया है उसकी सभी की वैल्यूज जो है वो अब हमारे पास आ चुकी है, और इस फार्मूले का प्रयोग करते हुए हम सहसंबंध गुणांक निकालेंगे। आप देख सकते हैं इस सूत्र का प्रयोग करते हुए कि सुमेशन एक्स वाई है वो 58 है, और इसी तरीके सुमेशन एक्स स्क्वायर जो है वो 28 है, और ये हमारे पास सुमेशन वाई स्क्वायर 130 है। और इस तरीके से हम मैथमेटिकल कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे सामने आएगा +0.96। इसका अर्थ ये हुआ कि ये सहसंबंध गुणांक जो है वो धनात्मक है, यानी कि जो हमें श्रृंखला दी गई है x और y, इस x और y के अंदर धनात्मक संबंध पाया जाता है। इसके बाद हमारे सामने कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक की शॉर्टकट मेथड से हम किस तरीके से, यानी कि लघु विधि का प्रयोग करते हुए हम सहसंबंध की गणना किस तरीके से करते हैं। सहसंबंध को हम r द्वारा दर्शाएंगे। इसके बाद हमारे सामने जो फार्मूला है वो है सुमेशन dx dy और सुमेशन dx और मल्टीप्लाई सुमेशन dy ओवर n, और उसको हम सबको भाग दे देंगे अंडर रूट सुमेशन dx स्क्वायर से, ब्रैकेट में सिग्मा dx उसका स्क्वायर और ओवर n। इसी तरीके से फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, वही अंडर रूट सुमेशन dy स्क्वायर, और उसके बाद है ब्रैकेट में dy का स्क्वायर ओवर n। और इस तरीके से हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हुए लघु विधि के द्वारा हम सहसंबंध का अनुमान लगाएंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है dx का मतलब है x श्रेणी के मदों के द्वारा कल्पित माध्यों से अंतर या उसका विचलन निकालना। dy का मतलब हो गया y श्रेणी के मदों का उसके कल्पित माध्य के औसत से अंतर या विचलन। और इसी तरीके से सुमेशन dx और dy का मतलब ये हो गया कि dx और dy के गुणनफल का जोड़ जो होगा। इसी तरीके से सुमेशन dx स्क्वायर जो वो होगा वो dx के वर्गों का जोड़ होगा। इसी प्रकार से सुमेशन dy जो होगा वो dy के वर्गों का जोड़ होगा। सुमेशन dx है वो x श्रृंखला के विचलनों का जोड़ होगा। सुमेशन dy वो y श्रृंखला के विचलनों का जोड़ होगा, और n जो है वो कुल संख्या होगी। और इस तरीके से हम लघु विधि का प्रयोग करते हुए सहसंबंध का अनुमान लगा सकते हैं। और इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे कि किस तरीके से हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। आपके सामने कीमत दी गई है 4, 6, 8, 15, 20। पूर्ति है उस पर 10, 15, 20, 25 और 30। सबसे पहले हम x यहाँ लेंगे एक कीमत के रूप में। यहाँ पर x जो है वो कीमत को शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम लेंगे 4, 6, 8, 10, 8, 15 और 20। आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ पर कल्पित माध्य 8 लिया गया है। आप कल्पित माध्य कोई भी ले सकते हैं, चाहे इसके अंदर ये वैल्यू में दिया हुआ हो अथवा नहीं, परंतु सबसे निम्न मध्य है वो है वैल्यू है वो 4, सबसे अधिकतम 20। इसलिए कल्पित माध्य ऐसा लेना चाहिए कि जो सबसे कम वैल्यू है और सबसे अधिक वैल्यू है उसके लगभग मध्य का होना चाहिए, ताकि कैलकुलेशन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। यहाँ पर आप देख पाएंगे dx निकालने का फार्मूला है x - a,
ए क्या माना है 8, आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 में से 8 गए -4, 6 में से 8 गए -2, 8 में से 8 गए 0, 15 में से 8 गए 7 और 20 में से 8 गए 12। तो अब यहाँ पर टोटल जो है वो कितना आ गया 5। और इन सबको अगर हम जोड़ देंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा सुमेशन dx, ये 13 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए dx का स्क्वायर। ये dx है, dx की वैल्यू कितनी है -4, -4 का जब हम वर्ग करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 16। इसी तरीके से -2, -2 को जब हम वर्गमूल में बदलेंगे यानी कि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारे सामने आ जाएगा 4। इसी तरीके से 0 का 0, 7 का 49 और 12 का हो जाएगा 144। और इस इन सब का जब जोड़ कर देंगे हम तो ये आ जाएगा सुमेशन dx स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 213। तो अब आप इस चीज को देखिए कि हमने x यानी कि कीमत को हमने dx भी निकाल लिया और dx स्क्वायर भी निकाल लिया और इन सबको जोड़ भी दिया। y जो है वो पूर्ति को शो करता है। ठीक जो ये प्रोसेस हमने अपनाई थी, ठीक यही की यही y के अंदर भी अपनाई जाएगी। इसके बाद जो इन दोनों में एक प्रक्रिया में और रह जाएगा वो है हमारा dx dy। यहाँ पर आप देखिए dx कौन सा है, ये रहा, और dy कौन सा है, ये रहा। यानी कि इन दोनों का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि dx की वैल्यू कितनी है -4 और dy की वैल्यू कितनी है -10। तो -4 और -10 की जब गुणा करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा +40। इसी तरीके से अगली -2 -5 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा। 0 की 0 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगी। 7 की हम 5 के साथ करेंगे तो 35 आ जाएगी। 12 की 10 के साथ करेंगे तो 120 आ जाएगा। और उसके बाद हम सुमेशन dx dy निकालेंगे तो वो हमारे सामने 205 आ जाएगा। क्योंकि अब शॉर्टकट मेथड में जो हमने फार्मूला लिया था ये फार्मूला शॉर्टकट का है, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमारे सामने सभी की वैल्यू आ चुकी है जो जो हमें चाहिए। इस फार्मूले का प्रयोग करते हुए हम इस तरीके से जो है वो कैलकुलेशन करेंगे और सारी की सारी जो वैल्यू है वो हम यहाँ रखते जाएंगे। और जब हम इसकी पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास +0.97, यानी कि सहसंबंध गुणांक जो है वो धनात्मक है। यानी कि यहाँ पर x और y, x यानी कि कीमत को लिया गया है, y को पूर्ति के रूप में लिया गया है। यानी कि x यानी कि कीमत भी अगर बढ़ रही है तो y भी बढ़ रहा है, यानी कि y पूर्ति भी बढ़ रही है। तो इसलिए इनमें धनात्मक संबंध है। इसके बाद है हमारा पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड जो है वो लघु विधि से अगली आसान तरीके से निकाले जाने वाला सहसंबंध की एक विधि है। इसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सुमेशन dx और डैश dy डैश, यहाँ पर है सुमेशन dx डैश सुमेशन dy डैश। और ठीक इसी तरीके से सुमेशन dx डैश का स्क्वायर ब्रैकेट में सुमेशन dx डैश का ब्रैकेट बंद उसका स्क्वायर, और उसके बाद जो हमारे सामने है सुमेशन dy उसका स्क्वायर, और इसी तरीके से सुमेशन dy डैश का स्क्वायर बटा n। तो इस तरीके से इस फार्मूले का प्रयोग करते हुए हम समझने का प्रयास करेंगे एक नई श्रृंखला। मूल्य और माप, मूल्य को x के रूप में दिया गया है और मांग को हमने y के रूप में दिया है। यहाँ पर हम सबसे पहले 5, 10, 15, 20, 25 इस तरीके से है। इनमें से हमने 15 को जो है कल्पित माध्य मान लिया। ये स्टेप हम पहले में भी कर चुके हैं, यानी कि dx निकालने का फार्मूला वही है। dx का मतलब x माइनस a, और a कल्पित माध्य है, यानी कि 5 में से हम -15 करेंगे तो -10 हो जाएगा। 10 में से -15 करेंगे तो -5 हो जाएगा। 15 में से 15 घटाएंगे तो 0।
और इस तरीके से ये वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी। अब आता है डी एक्स डैश। डी एक्स डैश जो होता है वो हम क्या करेंगे, इस डी एक्स को यानी कि ये जो डी एक्स दिया गया है इसको सी से डिवाइड कर देंगे। सी हमने मान लिया 5, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं -10 है, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा -2। और इस तरीके से 5 को फिर करेंगे तो -1, 0 को 5 से करेंगे 0, 5 को फिर 5 से करेंगे तो 1, 10 को 5 से करेंगे तो 2। और इस तरीके से हम ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे। अब हम डी एक्स डैश का ही स्क्वायर करेंगे। डी एक्स डैश यानी कि ये जो है हम इस सभी वैल्यू का स्क्वायर करते जाएंगे, यानी कि -2 है तो -2 का स्क्वायर, -2 गुणा -2 प्लस का 4 आ जाएगा। इस तरीके से ये सारी वैल्यूज आएगी, इनको हम सबको जोड़ देंगे। यहाँ आ जाएगा हमारा सुमेशन डी एक्स डैश स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा 10। ठीक जितनी ये प्रक्रिया हमने इस प्रकार की है, ठीक इतनी की इतनी ही प्रक्रिया हमें इस y से लेकर के यहाँ तक हमें करनी है। सेम प्रोसेस हमें ये अपनाना है। और जो आखिरी जो प्रोसेस करना है वो है डी एक्स डैश और y डी वाई डैश, इनका हमें मल्टीप्लाई करना है। यानी कि आप देखेंगे डी एक्स डैश और डी वाई डैश, इन दोनों की वैल्यूज को गुणा कर देना है। यानी कि -2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4, -1 और 1 की मल्टीप्लाई -1, और इस तरीके से सारी वैल्यू आ जाएंगी। और हम यहाँ पर सुमेशन निकाल लेंगे। सुमेशन डी एक्स डैश डी वाई डैश बराबर -10। और हम अब इस फार्मूले का प्रयोग करते हुए हम ये जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर सब वैल्यूज रखेंगे। और उसके बाद जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे सामने आएगा -1, यानी कि यह पूर्ण रूप से ऋणात्मक सहसंबंध है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो x और y है उनमें से x एक समान अनुपात में अगर बढ़ रहा है तो y भी अपने समान अनुपात में कम होता जा रहा है। एक बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है। तो ये है पूर्ण रूप से एक ऋणात्मक सहसंबंध। सहसंबंध के गुण क्या हैं? R जो है हमारे सामने है, ये कोई अपने आप में इकाई नहीं होती, यह तो केवल एक संख्या है। R जो है वो कार्ल पीसन के सहसंबंध गुणांक को दर्शाता है। R का ऋणात्मक जो मान है वो विपरीत संबंध को दर्शाता है। और यदि R का मान धनात्मक हो तो चरों में परिवर्तन समान रूप से होता है। यानी कि R यदि ऋणात्मक है तो इसका अर्थ यह हुआ कि दो वर्गों में से एक वर्ग जो है अगर कम हो रहा है तो दूसरा वर्ग जो है वो ज्यादा हो रहा है। यानी कि दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। इसी तरीके से यदि R 0 हो तो दोनों चर के मध्य किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता। यानी कि अगर दो श्रृंखलाएं हमारे पास हैं और उन श्रृंखलाओं में हमने ऐसी वैल्यू ले रखी है जिनका आपस में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वहां पर सहसंबंध गुणांक जो है वो 0 होगा। यदि r+1 है या -1 है तो हम ये कहेंगे कि सहसंबंध पूर्ण या समानुपातिक होता है। यानी कि अगर +1 है तो पूर्ण धनात्मक, यानी कि पूर्ण धनात्मक में ये हो गया कि दोनों मदें ही बढ़ रही हैं, x भी बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, लेकिन समान अनुपात में बढ़ रहा है। और -1 है तो पूर्ण ऋणात्मक, उनमें से एक x समान अनुपात में बढ़ रहा है तो y समान अनुपात से घट रहा है। और x यदि समान अनुपात से घट रहा है तो y समान अनुपात से बढ़ रहा है। सहसंबंध का मान +1 और -1 के मध्य होता है। यदि r का मान इस क्षेत्र से बाहर आता हो तो इसका अर्थ यह हुआ कि गणना में त्रुटि है। यानी कि सहसंबंध का जो मान होता है वो +1 और -1 इनके मध्य ही कहीं स्थित होता है।
यदि प्लस का 2 आ जाता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि गणना करने में त्रुटि हुई है, क्योंकि सहसंबंध का जो मान होता है वो +1 और -1 के मध्य कहीं स्थित होता है। सहसंबंध के महत्व क्या है? सबसे पहला है नियमों व धारणाओं का निर्माण। सहसंबंध के अध्ययन से चरों के पारस्परिक संबंध की दिशा तथा मात्रा का ज्ञान होता है और इसके फलस्वरूप अर्थशास्त्र के बहुत से नियमों तथा धारणाओं जैसे कि मांग का नियम, मांग की लोच की धारणा, इन जैसे जो नियम है इनका निर्माण करना संभव हो पाया है। अगला है कारण और परिणाम संबंध। सहसंबंध गुणांक कई बार विभिन्न चरों में पाए जाने वाले कारण परिणाम संबंध को स्पष्ट करता है और इसके फलस्वरूप चरों के व्यवहार को समझने में सहायता प्राप्त होती है। कारण परिणाम संबंध का अर्थ हुआ, जैसे मान लीजिए कीमत और मांग। कीमत के बढ़ने पर क्या होगा? मांग कम होगी। तो मांग कम होने का कारण क्या बना? कीमत में बढ़ना। परिणाम क्या हुआ? मांग कम हुई। तो ये सहसंबंध जो है वो हमें कारण और परिणाम संबंध को दर्शाते हैं। व्यापारिक निर्णय। सहसंबंध विश्लेषण व्यापारिक निर्णय लेने में सहायक होते हैं। इसका कारण यह है कि एक चर में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति दूसरे चरों में होने वाले अनुमानित परिवर्तन का अनुमान लगाना संभव हो जाता है। यानी कि x और y दो वैल्यू हैं, यानी कि x में परिवर्तन होने पर y पर क्या प्रभाव पड़ेगा हम ये अनुमान लगा सकते हैं। तो एक व्यापारी जब एक वस्तु की कीमत के कम या अधिक होने पर उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका वह अनुमान लगाते हुए व्यापारिक निर्णय ले सकता है और अपने व्यापार को अच्छी तरीके से चला सकता है। इसके बाद है नीति निर्धारण। सहसंबंध नीति निर्धारण में भी सहायक होता है। यदि सरकार को करों की दर या करों के एकत्रीकरण में ऋणात्मक संबंध प्रकट होता है तो सरकार करों की दर को कम कर देगी, यानी कि कर जो है वो घटा देगी, क्योंकि करों की दर कम होने के फलस्वरूप करों की रकम के अधिक एकत्रित होने की संभावना हो जाती है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कार्ल पीयरसन के सहसंबंध गुणांक से क्या अभिप्राय है? कार्ल पीयरसन के सहसंबंध गुणांक का अध्ययन हम क्यों करते हैं? कार्ल पीयरसन सहसंबंध गुणांक की लघु विधि व पद विचलन विधि का वर्णन करें। यानी कि इसमें हमें स्टेप बताने हैं कि आप क्या क्या स्टेप जो हैं उनका प्रयोग करेंगे। कार्ल पीयरसन सहसंबंध गुणांक के गुण लिखें। सहसंबंध के मुख्य महत्व कौन कौन से हैं और इस तालिका का प्रयोग करते हुए सहसंबंध गुणांक विधि का प्रयोग करें। और सहसंबंध ज्ञात करने के लिए इसमें आप लघु विधि, पद विचलन विधि अथवा प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर सकते हैं।